ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका पर आधारित रूपक, एक दृश्य कला रूप की श्रव्य यात्रा। आलेख दिनेश राय। प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। लाखों साल पहले की बात है। प्रकृति के कोप से बचने के लिए मानव ने प्रकृति के ही बनाए शिलाश्रयों और कंदराओं में पनाह ली। उसने रहने के लिए ऐसे स्थलों का चुनाव किया जहां उसे सुरक्षा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल सके। मध्य भारत की विंध्याचल पहाड़ियों पर ऐसा ही एक स्थान है जिसके सौंदर्य और प्राकृतिक स्थापत्य ने पाषाण युगीन मानव का मन मोह लिया। उसने यहाँ के शैलाश्रयों में लंबे समय तक निवास किया और अपनी विकास यात्रा के दौरान शैलचित्रों के रूप में अपनी कलात्मक छाप छोड़ गया। विश्व धरोहर के रूप में विख्यात इस धरोहर का नाम है भीमबेटका। ये चित्र जो हैं वो अद्वितीय और अप्रतिम हैं और दुनिया में इनका और कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। The message of that place, I think, is that man has always wanted to link and has always wanted to be linked. आज के आधुनिक समाज के लिए भीमबेटका का बहुत ही महत्व है। More we interact with the painted shelters, there will be less distraction. भोपाल के दक्षिण में शहर से लगभग 47 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका विशाल चट्टानों, गुफाओं और शैलाश्रयों का एक ऐसा परिसर है जो पाषाण युगीन मानव और उसके उत्तरोत्तर विकास की गाथा अपने आप में समेटे हुए है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविद डॉक्टर S.B. ओता। In India we have got literally thousands of rock paintings. भारत में हजारों शैल चित्र मौजूद हैं जो शैलाश्रयों और गुफाओं में मिलते हैं, किंतु ये शैलाश्रयों का सबसे विशाल परिसर है जहां 700 शैलाश्रय हैं और इनमें से 500 शैलाश्रयों में हमें शैल चित्र मिलते हैं। पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास। भीमबेटका का क्षेत्र 10 किलोमीटर लंबे में और 5 किलोमीटर चौड़े में, यानी 1800 हेक्टेयर जमीन में ये पूरे फैले हुए हैं। भारत में अफ्रीका, दक्षिण यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया की भांति मानव का बहुत पुराना इतिहास मौजूद है, किंतु भीमबेटका में पहली बार पाषाण युगीन मानव की संस्कृति और उसके विकास की क्रमबद्ध कहानी मिलती है। डॉक्टर S.B. ओता। It has got the complete sequence of human habitation right from the earliest time down up to the present day. यहाँ हमें आदिकाल से लेकर आज के मानव के रहने का सिलसिलेवार इतिहास मिलता है, The historical period may develop. जिसमें पाषाण युग, ताम्राश्म काल, ऐतिहासिक युग, मध्य युग और आधुनिक युग सम्मिलित हैं। ऐसा माना जाता है कि आदिमानव ने आज से लगभग 6 से 8 लाख वर्ष पूर्व भीमबेटका को अपना निवास स्थल बना लिया था, किंतु जो प्राचीनतम शैल चित्र यहां मिले हैं वो उत्तर पाषाण काल के हैं, यानी ये चित्र आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। इतना समय बीत जाने के बाद भी इनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार अखिलेश। आज से 500 साल पहले बनाई गई मोनालिसा जो प्रख्यात चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, आज के दर्शक को भी उतना ही आनंद देती है जितना कि उस समय के दर्शक को दे रही थी। तो वो इस पूरे समय के फ्रेम को लांघ जाती है और उसके लिए वो उतने ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि वो अपने समय में थी। जैसे कि भीमबेटका के चित्र जो हैं, आज से 10,000 साल पहले जितना आनंद उसने उसके रचने वाले को दिया, उतना ही आनंद आज वो उसके दर्शकों को भी देता है।
तो इसमें वो समय सीमा कहीं काम करती हुई नजर नहीं आती। भीमबेटका में आखिर ऐसा क्या था जिसने पाषाण युगीन मानव का मन मोह लिया? इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर नारायण व्यास। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक साथ एक जगह हजारों शैलाश्रय हैं। जब इतने साल शैलाश्रय एक जगह हैं तो मानव के लिए सुविधापूर्वक रहे हैं, क्योंकि यहाँ नदी भी है, नाले भी हैं और खान पान के लिए अच्छे फल भी यहाँ मिलते हैं, और यहाँ शिकार के लिए जानवर भी बहुत उचित रूप से मिल जाते थे। तो प्राचीन समय में इन चीज़ों की बहुतायत होने से आराम से अपने शिकार किया करते थे और शैलाश्रयों में रहा करते थे। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रागैतिहासिक मानव हर रोज मौत को शिकस्त देता और फुर्सत के लम्हों में अपनी जीत का उत्सव मनाता। आनंद के क्षणों में सदैव कुछ नया करने के प्रयास में जुटा रहता। उसकी हर रचना मौलिक थी, जो पहले किसी ने नहीं रची थी। उसका हर चित्र कला के इतिहास के बोझ से मुक्त था। चित्रकार अखिलेश। रचनात्मकता की शुरुआत हमेशा शून्य से ही होती है। किसी भी तरह का प्रभाव जो है उसको बाधित ही करता है। जैसे कुमार गंधर्व बहुत अच्छी बात कहते थे कि जो मालकोंस मैंने अभी गाया है वो कल मैं फिर से गाने वाला हूँ तो वो दूसरा मालकोंस होगा। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि वो फिर से शुरू कर रहे हैं। इस मालकोंस का अनुभव अब उनके पास नहीं है, उसको वाइप आउट करते हैं, तभी वो फिर से एक नए मालकोंस की रचना कर पाते हैं जैसा कि पहले किसी ने नहीं किया है। और आप देखेंगे जितने अच्छे बड़े चित्रकार हैं वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो चित्र बना रहे थे वो भीमबेटका के चित्रकारों की तरह के चित्र हैं। जैसे कि पॉल क्ले का उदाहरण उसमें एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि पिकासो का उदाहरण एक महत्वपूर्ण है। बहुत हद तक मकबूल फिदा हुसैन के कई चित्रों का उदाहरण उसमें महत्वपूर्ण है कि वो सब कुछ भूल करके सृजन के चरम आनंद में डूब चुके हैं। जैसे कि भीमबेटका का एक चित्रकार अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। आदिमानव ने सृष्टि के कभी न थमने वाले नृत्य का चित्रांकन किया। अपने विकास की पहली सीढ़ी पर खड़ा मानव प्रकृति के सौंदर्य का पारखी था और साथ ही कलात्मक कौशल से परिपूर्ण। आदिमानव के मनोविज्ञान को टटोलते हुए प्रख्यात कवि और कलामर्मज्ञ उदयन वाजपेयी। मनुष्य एक वैकल्पिक या समानांतर सृष्टि बनाने की चेष्टा करता है, जैसे संयोजन करना। अब देखिए, संयोजन में योग शब्द से बना है, तो संयोग करते हैं आप, यानी चीज़ों को जोड़ते हैं। लेकिन कैसे जोड़ते हैं? दो अलग देश के यानी स्पेस के टुकड़ों को जोड़ के एक तीसरा स्पेस और एक तीसरा समय बना देते हैं। इसमें एक चित्र है भीमबेटका में, ऐसे कई हैं, मैं तो एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि जहाँ सूरज भी बना हुआ है और एक मुर्गी या मुर्गा बना हुआ है और ये साथ में चित्रित है। अब उन्होंने सूरज को आकाश से उठाया, मुर्गे को पृथ्वी से, और जोड़ दिया। जब ये जोड़ा तो एक संयोजन हुआ, यानी एक ऐसा संयोजन है जिसमें एक तीसरा स्पेस और एक तीसरा समय पैदा हो गया। एक अलग समय है और ये अलग टाइम है। तो ये जो मनुष्य की एक समानांतर सृष्टि बनाने की जो बहुत मौलिक किस्म की आकांक्षा है, ये आप भीमबेटका में भी देख सकते हैं। रेखाओं का ये सरल विस्तार पशुओं की मन स्थिति, उनकी पीड़ा और खुशी का सशक्त चित्रण करता है। रेखाओं और रंगों के न्यूनतम उपयोग के बावजूद ये चित्र इतने अधिक संप्रेषणीय हैं कि भावनाओं तक को अभिव्यक्त करते हैं। चित्रकार अखिलेश भी मानते हैं कि भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र सफल अभिव्यक्ति के बेमिसाल नमूने हैं। मुझे ये लगता है कि यहाँ के चित्रकार बहुत अपने नज़दीक थे और उनका सीधा सहज अप्रोच जिसे कहते हैं चित्रकला में, जिसका बड़ा महत्व है, उसके पास थे वो। और वे जो कुछ भी बना रहे थे अपनी अभिव्यक्ति में, अपने करने में 100% उस तक पहुँचते थे। कवि उदयन वाजपेयी। एक चित्र बहुत सुंदर है जिसमें एक जंगली सुअर है जिसकी आकृति बहुत बड़ी और उसके सामने बहुत छोटी सी आकृति है एक दौड़ते हुए मनुष्य की। अगर आप इनके अनुपातों की तुलना करें तो आप पाएंगे कि ये तो गलत बना हुआ है,
क्योंकि जंगली सुअर कितने ही बड़ा हो जाए, ये मनुष्य की आकृति से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन असल में ये जो जानवर दिख रहा है, जंगली ये उस भागते हुए मनुष्य के दिमाग में है। इसका चित्र ये उसका मानसिक चित्र है। क्योंकि जब आप किसी से डरते हैं तब आप उसका आकार बड़ा कर लेते हैं। तो आप देखिए कि ये मनोभावना को के डर में आकार बड़ा हो जाता है और अनुपात बिगड़ जाता है। इसको चित्रित करने के लिए और क्या ढंग था अलावा इसके कि वो एक नए अनुपात को जन्म देता। तो इन चित्रों में भीमबेटका के जो भाव को प्रकट करने की बहुत जटिल युक्तियां हैं वो आप उसमें देख सकते हो। भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। 1957 में घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार कर डॉक्टर वाकणकर ने इस दुर्लभ खजाने का पता लगाया और मानव की विकास गाथा के एक सुनहरे अध्याय से दुनिया को परिचित करवाया। एक बार जब वो किसी कार्य से नागपुर जा रहे थे तो अब्दुल्लागंज में उनकी ट्रेन रुकी। तब वो वहाँ उतरे, कुछ उन्होंने देखा, आसपास कुछ पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अब्दुल्लागंज के पास एक बरखेड़ा नाम का स्टेशन है, वे वहाँ उतर गए। तो 22 मार्च के दिन रात को वो वहीं रुके बरखेड़ा में, और अगले दिन सुबह जल्दी उठे। उन्होंने अपना सामान वगैरह अपने साथ लिया और जो चट्टान जो दिखी थी, बड़ी बड़ी चट्टानें, उनकी सीध में वो सीधे चल दिए। डॉक्टर वाकणकर के प्रिय शिष्य और पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास को भीमबेटका के शुरुआती अन्वेषणों में सहयोगी होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर वाकणकर ने इन शैलाश्रयों का वर्गीकरण कर प्रकृति के आधार पर इनका नामकरण किया। डॉक्टर नारायण व्यास जिस आकार प्रकार की गुफा होती थी उसका नाम वो वैसे नामकरण कर दिया करते थे। जैसे प्रमुख गुफा भीमबेटका की तीसरे समूह में है, जिसे सभागृह कहते हैं। वो इतनी अंदर से इतनी बड़ी विशाल गुफा है, अंदर से पोली है कि ऐसा लगता है जैसे सभागृह हो, और आगे एक विशाल चट्टान ऊपर से गिरी हुई है, वो मंच के समान लगती है। तो वाकणकर जी हमेशा उसको सभागृह कहते थे। और उसी के पास ही हम आगे जाते हैं तो एक शैलाश्रय ऐसा है जो सर्पनुमा छत्र का है, उसमें सैकड़ों जानवर के चित्र बने हैं। तो वो उसे जू रॉक कहते थे या चिड़ियाघर कहते थे। और एक अन्य क्षेत्र में एक शैलाश्रय और है जो अत्यंत ही अलंकृत है, कई तरह के चित्र बने हैं, वो उसको रंगमहल कहते थे। एक गुफा के ऊपर एक विशाल बेल का चित्र है तो उसके बुल रॉक कहते थे। एक में सुअर का चित्र है तो बोर रॉक कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने कई जगह नामकरण किया और वही चित्र जगह जगह इतने सुंदर देखने को मिले हमें कि वाकणकर जी की जब भी हम वो देखते हैं हमेशा ये याद आती है कि किस प्रकार वो उसका नामकरण किया करते थे। प्रकृति की गोद में स्थित इस शैल परिसर में प्रवेश करते ही समय चक्र उल्टा घूमने लगता है और दर्शक हजारों लाखों वर्ष पूर्व के किसी कालखंड में पहुंच जाता है। भीमबेटका में मिले प्राचीनतम चित्र उत्तर पुरापाषाण काल के हैं। इस काल में मानव ने शिकार के लिए ज्यामितीय शैली के लघु उपकरण बनाने सीख लिए थे। इस युग के शैल चित्रों में रेखाओं और रंगों का न्यूनतम उपयोग किया गया है। पुरातत्वविद एस.एस. गुप्ता ज़्यादातर हमको मानवाकृतियाँ मिलती हैं और वो बहुत ही सिंपल स्ट्रोक्स में, जैसे जस्ट एक रेखा चित्र में एक वर्टिकल लाइन बना दी उन्होंने और इसके बाद फिर स्ट्रोक्स बनाए उसमें हाथ पैर बनाने के लिए, और ऊपर एक गोलाकार एक सिर बना दिया। ये मानवाकृतियाँ मिलती हैं। मध्याश्म काल यानी आज से 10,000 वर्ष पूर्व पत्थर के धारदार औजार प्रचलन में आ गए थे। मानव इस युग में मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहा था। माइक्रोलिथ्स या छोटे छोटे पत्थर के प्रभावी हथियारों के विकास के कारण शिकार करना सुगम हो गया था। परिणाम स्वरूप शैल चित्रों में जानवरों के चित्र बढ़ने लगे थे। ताम्रश्म काल और उत्तर पाषाण काल के मध्य में कुछ इस प्रकार के हथियार बने जो ताम्रश्म युग में भी नहीं बने न उत्तर पाषाण काल में बने। जैसे चंद्रमा है, चंद्राकृति बने, 4 कोण वाले कुछ जैसे टूल्स बने जिसे ट्रेबेज कहते हैं या चौकोर पत्थर कहते हैं, जिससे छोटी चीज़ें काटी जाती थी। मध्याश्म युग के जो चित्र हैं वो एक लेटराइट नाम का एक पत्थर होता है जिसे हम मुरम भी कहते हैं, जिसमें थोड़ा आयरन का कंटेंट्स भी होता है। उसको पाउडर बना के उससे वो बनाए जाते थे, जिसमें प्रमुख रूप से शिकार के दृश्य होते थे। शिकार के दृश्य में क्या होता था कि हिरण का शिकार है या भैंसे का शिकार है
वो किया करते थे। और आदि मानव जो था मध्याह्न युग का, उसकी वेशभूषा ऐसी थी जो बाद के युग में कभी नहीं मिली। मस्तक के ऊपर वो मुखोटा पहनता था, कुछ अलंकरण उसमें होता था। वो जो धनुष बाण बनाते थे ऐसा लगता था जैसे लकड़ी का बनाया हुआ है, और उसका जो बाण जो होता था वो हड्डियों का बनाया होता। भीमबेटका क्षेत्र में हुए उत्खनन से पता चलता है कि लगभग 2500 साल पहले मानव ने उत्तम श्रेणी के मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए थे। शिकार पर ही निर्भर न रहते हुए अब मानव ने खेती करना सीखा और साथ ही पशुपालन भी। बैल खेती का प्रमुख साधन था, इसलिए उसे चित्रित किया जाने लगा। ताम्रश युग में हमें बेलों के चित्र ज़्यादा मिलते हैं। बेलों की विभिन्न प्रकार के अलंकरण, बड़े बड़े सींग, और उनको चराते हुए, उनके साथ साथ जाते हुए घूमते हुए चरवाहे यहाँ जगह जगह देखने को मिलते हैं। तो उस समय से ये अनुमान लग जाता है कि इस समय से खेती का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि खेती के लिए प्रमुख रूप से पशु बैल माना गया है। और उसी के समकक्ष जो ताम्रश युगीन सभ्यताओं के हम जब देखते हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उसमें बैलों की मूर्तियाँ सर्वाधिक प्राप्त होती है। वहाँ पर कोई अन्न भी मिलने लगते हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, चावल, ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो उत्खनन में जले हुई मिली है। तो उसे अनुमान लगा सकता है कि जो उपज है या उत्पादन है फसलों का, ये ताम्रश काल से प्रारंभ हो जाता है। यही समय था जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी। भीमबेटका की चट्टानों पर आकृतियों के रूप में भाषा का विकास हो रहा था। संस्कृत में लिपि शब्द जो है लीपने के अर्थ में इस्तेमाल होता है। कला मर्मज्ञ उदयन वाजपेयी। तो भीमबेटका में जो लीपने के अर्थ में ही रेखांकन है, यानी वो रेखांकन और लिपि की आद्य रूप है। यानी तब रेखांकन और लिपि अलग अलग नहीं हुए होंगे। यानी भीमबेटका ऐतिहासिक रूप से एक ऐसा स्थान है जहाँ लिपि का, यानी बोले हुए शब्द के लिखे जाने का आरंभ नहीं हुआ है। इसलिए भीमबेटका में जो नाच बना हुआ है वो एक तरह से नाच शब्द भी लिखा हुआ है। तो लिपि का और रेखांकन का एक तरह से एका है वहाँ जाके, और बहुत संभव है कि ये आरंभिक चेष्टाएं हों लिपि के बनने की। और मेरा ख्याल है कि कुछ अध्येताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए कि हम कैसे भीमबेटका में जो एक तरह की आदि ध्वनियाँ हैं शब्द की, विचारों की, उन ध्वनियों को आज की भाषा में अंतरित कर सकें। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो चित्र बनाने को चित्र लिखना कहा जाता था। चित्रकार अखिलेश। तो वो एक भाषा के रूप में स्वीकार था पहले से। ईजल पेंटिंग की शुरुआत से फिर चित्र बनाना शुरू होते हैं। तो ये एक चित्र भाषा तो है ही ऑलरेडी, और ये इतनी सशक्त है कि वो किसी भी भाषा जानने वाले के लिए उपलब्ध है। ताम्राश्म काल आते आते मानव ने तांबे के औजार और आभूषण बनाने सीख लिए थे। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर अलंकरण किया जाने लगा था और शैल चित्रों पर भी ये प्रतिबिंबित होने लगा। डॉक्टर एस गुप्ता। जिन चित्रों में अलंकरण है उनको हम चालकृतिक पीरियड में इसलिए रखते हैं क्योंकि चालकृतिक पीरियड में हमको जो पॉटरी मिलती है, जो वृद्धभांड मिलते हैं, उसमें जो डिज़ाइन पाए जाते हैं वो डिज़ाइन इनसे काफ़ी समानता रखते हैं। ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व जब लिपि का विकास हो गया था, तब से इतिहास युग आरंभ होता है। विकास के साथ साथ मानव की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी थीं। इसकी एक परिणति युद्ध के रूप में सामने आई। स्वाभाविक तौर पर शैल चित्रों में युद्ध के दृश्य भी परिलक्षित होने लगे। इतिहास युग तब से मानते हैं कि जब से लिपि का विकास हो जाता है और इसमें युद्ध के दृश्य प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। जैसा अपने साहित्य में हम लोग मानते भी हैं कि घोड़ों का आगमन आर्यों के साथ ही हुआ था। इसी प्रकार ताम्राश्म युग और मध्याश्म युग में किसी प्रकार का यहाँ घोड़े का अंकन देखने को मिलता नहीं है। केवल इतिहास युग प्रारंभ होता है, उस काल के चित्रों में ही केवल घोड़े मिलते हैं। घोड़ों के साथ साथ हाथी भी मिलते हैं और उनके युद्ध दृश्य हैं, घुड़सवार हैं और कुछ शिकारी हैं, और हाथी और घोड़ों की युद्धों की सेना है, आपस में युद्ध हो रही है।
मध्यकाल आते आते भीमबेटका के शैलचित्रों का फलक संकीर्ण हो जाता है। मध्यकाल जब आता है तब कुछ इस प्रकार के चित्र मिलते हैं जो पूजा से विषयक होते हैं, और चित्रों में इतना विकसित रूप देखने को नहीं मिलता है। केवल पूजा के दृश्य या घुड़सवार या कुछ ऐसे फिगर मिलते हैं, चित्र मिलते हैं जो पूजा के ही काम आते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के चित्र में देखने को मिलते नहीं। और इसके बाद भी कई ऐसे चित्र हैं जो कि ऐसा लगता है देखने में कि अभी हाल में ही बनाए हों। डॉक्टर एस गुप्ता। गणेश जी मिलते हैं एक, उसमें शिव भी एक शैलाश्रम में अंकित पाए जाते हैं। तो ऐसे कई चित्र हैं जिनको हम लेट हिस्टोरिक और ये बाद के ऐतिहासिक काल के हैं, वो उनको हम उस श्रेणी में रखते हैं। इस तरह भीमबेटका में पाषाण युगीन मानव के सतत विकास की चित्रित कहानी मिलती है। इन शैल चित्रों के महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने सन 2003 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया। डॉक्टर एस.बी. ओता। Earlier, like Africa, Europe, they have got number of sites protected as a World Heritage. पहले अफ्रीका तथा यूरोप में ऐसे कई स्थान संरक्षित थे जो विश्व धरोहर में आते हैं। प्रागैतिहासिक काल संपूर्ण मानव इतिहास का 90% से भी अधिक समय है। Now, unfortunately, we didn't have a single site. दुर्भाग्य से हमारे पास विश्व धरोहर के रूप में ऐसा कोई भी स्थान संरक्षित नहीं था। भीमबेटका भारत में ऐसा पहला स्थान है जो विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है। भीमबेटका के चित्रों में मुख्य रूप से गहरे और हल्के लाल रंग के अलावा सफेद, पीला, गुलाबी, काला और हरा रंग इस्तेमाल किया गया है। ये रंग अयस्कों अथवा खनिजों से बने हैं। शायद यही कारण है कि कई सदियों से ये आज भी वैसे ही बने हुए हैं। वो कौन सा क्षण होगा जिसमें मनुष्य ने पहली बार रचा होगा? वो क्या चीज़ होगी? किस चीज़ से बनाया जाए, ये भी एक समस्या होगी। और वो इन रंगों तक, इन प्राकृतिक रंगों तक एक लंबी खोज के बाद पहुंचा होगा। डॉक्टर एस.बी. ओता। Red color, that must have come from hematite. White color, calcium carbonate. लाल रंग लोहे के अयस्क से बना है। सफेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट से बना है जो इन शैलाश्रयों की छतों पर मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं हरा, काला और पीला रंग भी मिलता है। ये सभी रंग खनिज पदार्थों से बने हैं, किंतु 99% रंग लाल और सफेद हैं। इन रंगों को स्थायी बनाने के लिए इनमें कोई जैविक पदार्थ मिलाया जाता था। भीमबेटका क्षेत्र में यहाँ की विशाल चट्टानों के संबंध में ये धारणा है कि कभी ये भीम की बैठक हुआ करती थी। प्राचीन समय से यह धारणा चली आ रही है, या ग्रामवासी हमें जो कहते हैं कि यहाँ पे वनवास के समय में पांडव लोग यहाँ आए थे। यहाँ जो विशाल जो चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊपर से चपटी है, फ्लैट है, तो लोग है ना, इतनी विशाल काय चट्टानें इतनी बड़ी है, ऊपर से बैठक जैसी लगती है, निश्चित ही किसी विशाल काय आदमियों की हो सकती है। तो लोगों का मानना है भीम यहाँ बैठा करता होगा। वैसे भी देखा जाए तो आसपास का जो क्षेत्र है, जो धार्मिक धारणाओं के आधार पर पांडवों से संबंधित माना जाता है। जैसे हम ग्राम में प्रवेश करते हैं तो भियापुरा ग्राम है, तो भियापुरा ग्राम जो भीमपुर का अपभ्रंश है, और उसी के पास ही पंचवटी नाम का स्थान है। वहीं एक पंडापुर नाम का गांव है जो उजाड़ है, कभी बसा होगा, उसके अवशेष मिलते हैं बसावट के, तो पांडवपुर रहा होगा। और भीमबेटका तो स्वयं भीमबेटका का नाम है ही। जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो ऊपर से चपटी फ्लैट है, तो भीम की बैठक रही होगी। उसके पीछे यदि हम चौथा और पांचवा यदि समूह देखते हैं शैल चित्रों का, वो लाखा जुहार के नाम से जाना जाता है। लाखा जुहार का ऐसा मतलब बताते हैं कि यहाँ बड़े बड़े विशाल शैलाश्रय हैं, आज भी उसमें कई बड़े पाषाण खंडों के मकान बने हैं। तो ऐसा मानते हैं लोग यहाँ गांव के कि जब पांडवों को जब आमंत्रित किया था दुर्योधन ने, इन सभी ने, कि वो लाख का महल बनवाया था, तो लाख के महल में उनको रहने के लिए दिया था कि आप यहाँ रहिए, और उसके बाद उन्होंने उसको जला दिया था। तो इसी प्रकार से उसका लाख का महल जो था, उसी आधार पर इसका नाम लाखा जुहार रहा कि लाख के महल को यहाँ जलाया गया था। कुछ वर्ष पूर्व प्राचीन विज्ञानियों के एक दल को गुजरात में भारत के पहले प्रीडेटर डायनासोर राजासोरस नर्मदांसिस के अवशेष मिले थे। यानी नर्मदा एक समय जीवन के विकास का केंद्र रही होगी। भीमबेटका भी नर्मदा तट से बहुत दूर नहीं है। भीमबेटका के नवपाषाण युगीन मानव के कंकालों और दंत संरचनाओं में विविधता पाई गई है। यह विविधता इस संभावना को बल देती है कि भीमबेटका जैविक विकास का एक महत्वपूर्ण मंच रहा होगा।
भीमबेटका का कोई भी उल्लेख उस क्षेत्र में वर्तमान जीवन के संदर्भ के बिना अधूरा है। उसके आसपास आज भी कई गांव हैं जिनमें कई जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय आज भी उसी कलात्मक कौशल के साथ चित्रकारी कर रहे हैं। संभवतः ये उन मूल निवासियों के उत्तरवर्ती हैं। वारली और सौरा नामक जनजातियों द्वारा की जाने वाली चित्रकारी में इन शैल चित्रों का प्रतिबिंब दिखता है। सदियों से प्रकृति की मार झेल रहे ये शैल चित्र अब धुंधलाने लगे हैं। मानव की विकास यात्रा के गवाह इन चित्रों का संरक्षण तभी संभव है जब हम इनके परिवेश को भी संरक्षित करें। पुरातत्वविद जुल्फिकार अली, उनके ऊपर जो पानी अगर आ रहा है तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम उसे डाइवर्ट कर दें, वहां पर नहीं आ पाए ऊपर से पानी जो बह के आ रहा है। वर्षा का जल अगर सीधे आ रहा है तो उसे रोकने के लिए अगर हमें लगता है कि हम सामने कुछ प्लांट्स अगर लगा देंगे, बड़े पेड़ लगा देंगे, तो उस प्रकार के प्रयास हम लोग करते हैं। जहाँ तक केमिकल के कंजर्वेशन में इस्तेमाल का सवाल है तो उस चीज़ों को जहाँ तक है हम लोग बहुत ही रेयर केसेस में करते हैं। अभी तक भीमबेटका में इस प्रकार के केमिकल कंजर्वेशन के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं, क्योंकि पेंटिंग्स काफ़ी अर्ली स्टेज की हैं। जब तक हम पूरे सारी चीज़ों का उनका अध्ययन नहीं कर लेते, उनके बचाने के लिए दूसरी प्रकार की जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करना अभी संभव नहीं लगता है इस स्टेज पर। मगर हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, दूसरे जो इनडायरेक्ट तरीके हैं कंजर्वेशन के, वो नहीं हम वहाँ पर अपना रहे हैं। आसपास अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पे हम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन या नई चीज़ें नहीं बनाएं, उस फॉरेस्ट को एज इट इज़ प्रिजर्व करें, ताकि उस पेंटिंग के साथ साथ वो पेंटिंग किस पर्यावरण में बनाई गई थी, वो रॉक शेल्टर्स किस पर्यावरण में इस्तेमाल किए गए थे, वो पर्यावरण भी बचे। अगर हमने अपने भीतर प्रकृति को और अपने चारों ओर की प्रकृति को अपने जीवन जीने के ढंग में नहीं बचा के रखा तो हम खत्म हो जाएं। प्रकृति नहीं खत्म होती है, सिर्फ मनुष्य खत्म होगा। तो इसलिए भी भीमबेटका जैसी जगहों के जो चित्र हैं वो बहुत महत्व के हैं, क्योंकि ये मनुष्य और प्रकृति के जो सामंजस्य है और मनुष्य और प्रकृति के एक अनवरत संवाद का जो उदाहरण है, ये आज बहुत बड़ी सीख है। भीमबेटका के शैल चित्र न सिर्फ ऐतिहासिक कला रूपों के हमारे ज्ञान को समृद्ध करते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष की गाथा भी हमारे समक्ष रखते हैं। शैल चित्रों के इस कला रूप में एक और महत्वपूर्ण कला निहित है, जिसे वर्तमान युग में समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो है प्रकृति के साथ रहने की कला। अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका पर आधारित रूपक, एक दृश्य कला रूप की श्रव्य यात्रा। आलेख दिनेश राय, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी भोपाल से निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।